नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं बिहार के संदर्भ में 4 पार्टियों के 5-5 कमजोरियों के विषय में बात करूं। उस कड़ी में जो सबसे पहला एपिसोड मैंने बनाया था वो था जनसुराज की 5 कमजोरियों के बारे में। पार्टियां, उनकी कमजोरी जो उनको डुबा सकती है। आज हम लोग जनसुराज के बारे में बात करेंगे। जनसुराज एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जो कुछ महीने पहले 2 अक्टूबर को अस्तित्व में आई। इसके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जो इसके पहले रणनीतिकार थे। यूएन में भी उन्होंने नौकरी की। देश में उनका बहुत अच्छा नाम है। इज ए वेरी गुड स्पीकर, स्ट्रेटेजिस्ट। मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है, अपनी राय भी दी है। निसंदेह आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स, इवन आपकी आलोचनाएं मेरे लिए स्वागत का विषय है। मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और प्रयास करता हूं कि अपने प्रेजेंटेशन में उन सभी चीजों को समाहित। आज हम लोग बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड की वो 5 कौन सी कमजोरियां हैं जिसके कारण आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को भारी नुकसान हो सकता है यदि यह पार्टी उन 5 कमजोरियों के विषय में कोई करेक्टिव मेजर्स न ले। सबसे अंत में मैं सबसे प्रमुख कारण की चर्चा करूं। आइए सबसे पहले वजह की चर्चा करते हैं। जनता दल यूनाइटेड की सबसे बड़ी और सबसे पहली कमजोरी ये है कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जमीन पर बहुत हद तक बहुत प्रभावी रूप से नहीं दिखता है, या यूं कहें कि इस दल में नेता ज्यादा और वर्कर कम है। मैंने एक विस्तृत सर्वेक्षण भी इसमें किया है। 243 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात की, लोगों के फीडबैक्स लिए, खास करके वैसे अधिकारियों से बात की जो चुनाव से जुड़े हुए हैं। 243 विधानसभा क्षेत्र के लगभग 90,000 जो बूथ हैं, उन बूथों पर भी जनता दल यूनाइटेड के जो बूथ लेवल वर्कर्स होते हैं वो नदारत है। यहाँ तक कि प्रखंड और जिलों के जो अध्यक्ष हैं वे अधिकांश कागजों पर हैं या फिर सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए है। तो सबसे पहली कमी है संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इसके वीकनेस। प्रदेश स्तर पर जितने नेता हैं वे जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में बैठकर, कर्पूरी सभागार में बैठकर पत्रकारों से गुफ्तगू करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी, इस पार्टी के पास प्रवक्ता का घनघोर अभाव है। मैं अगर बात करूं तो एक राजीव रंजन को छोड़कर, क्योंकि अब केसी त्यागी को मैं प्रवक्ता नहीं मान रहा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे बड़े मैच्योर्ड समाजवादी नेता हैं और उनके वक्तव्य बड़े संतुलित, बहुत वेल कंटेंट और बहुत फैक्चुअल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। प्रदेश स्तर पर जितने इनके प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं को जब आप सुनेंगे तो उसमें तथ्य कम और विचारों की हिंसात्मकता ज्यादा आपको नजर आए। किसी पार्टी विशेष, राजनीतिक विरोधी विशेष और किसी परिवार विशेष, यहाँ तक कि कई बार जाति विशेष के विषय में उनके जो विषाक्त विचार हैं वो अनायास प्रस्फुटित हो जाते हैं और ऐसा करके वे ज्यादातर बार अपने दल का ही नुकसान कर बैठे। एक राजीव रंजन प्रवक्ता हैं जिनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं या टीवी में जो डिबेट्स होते हैं वे बड़े संतुलित होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसको इनको सुधारना होगा, क्योंकि प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी का आईना होता है, उसका दर्पण हो। उसके विचार, उसके वक्तव्य, उसके जो प्रेजुडिसेस एंड बायसेस हैं उसको पार्टी के प्रेजुडिस के रूप में माना जाता है। तो यदि ऐसे प्रवक्ता के भरोसे जनता दल यूनाइटेड चुनाव में जाती है तो इनको नुकसान होगा। कदाचित इनको बहुत हद तक इन प्रवक्ताओं ने नुकसान पहुंचा भी दिया। तीसरी कमी, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप का घनघोर अभाव। जनता दल यूनाइटेड वैसे ही है जैसे आमतौर पर सुप्रीमो की पार्टी हो। यद्यपि नीतीश कुमार हमेशा से यह कहते रहे हैं कि वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक हैं, डायनेस्ट पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग हैं, सुप्रीमो का कोई कल्चर नहीं है, लेकिन इसमें सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप का एब्सेंस होना और बार बार निशांत कुमार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करना। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जो वो भी पार्टी बदलने में महारत हासिल किए हुए हैं, एक समय में नीतीश कुमार को गाली देते थे, अब उनके पास जाकर उनको ये कह रहे हैं कि आप पार्टी संभालिए और निशांत कुमार को गद्दी दे दीजिए, जबकि टेक्निकली वो जनता दल यूनाइटेड में नहीं। एक समय था जब सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप में आरसीपी सिंह को देखा जाता था, माना जाता था, लेकिन वो अब पार्टी से निकल चुके हैं और
वो भी अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। तो अंततोगत्वा आप ये कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं नीतीश कुमार के अतिरिक्त। यहाँ तक कि विधानसभा में भी पार्टी का पक्ष रखने में यह दल इस बार भी मॉनसून सेशन या इसके पहले जो शीतकालीन सत्र हुआ था उसमें भी दिखा कि जनता दल यूनाइटेड के जो मिनिस्टर्स हैं वे अपने विभाग के तथ्य, विभागों के प्रश्न या विभागों के जो वित्तीय और वैधानिक कार्य हैं उसको भी ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट विजय चौधरी। विजय चौधरी एक तरह से आप यूं कहें कि वो ट्रबल शूटर है विधानसभा या विधान परिषद। नीतीश कुमार जी की हालत तो अब ये हो गई है कि मुझको लगता है कि पार्टी लाइन पर या पार्टी के लेवल पर कदाचित ये विचार विमर्श होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये विचार विमर्श होना चाहिए कि नीतीश कुमार कोशिश ये करें कि वो मीडिया के सामने या विधानसभा विधान परिषद आदि में वो न बोले। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, आप भी कभी पहने थे। क्योंकि जब भी वो बोलना शुरू करते हैं तो वो ऐसी हरकत, पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसा, या ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जिससे न सिर्फ मंच पर बैठे न सिर्फ हाउस में लोग असहज हो जाते हैं, अपितु पूरे रैंक एंड फाइल में जनता दल यूनाइटेड में एक बहुत अजीब मैसेज जाता है और उसका सीधा प्रभाव इनके इलेक्टर्स यानी वोटर्स पर पड़ता है। तो तीसरे कारण के बारे में मैंने बताया कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप का घनघोर अभाव है। जिनको आप लीडर्स मान रहे हैं, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये लोग कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स नहीं हैं। बेसिकली ये लोग बायोलॉजी जो बॉटनी की भाषा में इसको टेंड्रिल बोला जाता है। तो टेंड्रिल जो होता है वो मेन ट्रंक जो रहता है पेड़ का उससे लिपट करके ही ऊपर चढ़ता है। तो इन लोगों का अपना कोई वजूद नहीं है। वैसे भी प्रशांत किशोर अशोक चौधरी के बारे में बोलते हैं कि बिहार में ये सर्वदलीय नेता है, और जब वो ऐसा कहते हैं तो वो बड़ा जस्टिफाइड भी लगता है। एक जमाने में ये कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मिनिस्टर हुए आरजेडी के साथ, उसके बाद पार्टी छोड़ी, जदयू में आए, स्वयं जदयू में मिनिस्टर हैं, बेटी एलजेपी में है, दामाद आरएसएस में है। तो इनका ये सारे लोग टेंड्रिल हैं जो किसी न किसी ट्रंक के सहारे चलता है। तो इसको जनता दल यूनाइटेड का सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स मानना ये मेरे समझ से परे है और कदाचित दर्शक इससे सहमत भी होंगे। तो ये तीसरी कमी मैंने बताया। चौथी कमी इसकी जो सबसे आज की तारीख में भारी पड़ रही है वो ये कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी एज सच का जो ग्राउंड लेवल पर अभी कार्यक्रम होने चाहिए पार्टी के लिए, पार्टी के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, उसका घनघोर अभाव है। यानी पार्टी के कार्यक्रमों का अभाव हो ये रहा है कि जो कार्यक्रम पार्टी को करना चाहिए था वो नीतीश कुमार सरकारी खर्चे पर वो कार्यक्रम कराकर उसकी भरपाई करना चाहते। जैसे आपने देखा होगा कि महिलाओं से संवाद की बात हो, जीविका दीदी से बात करने की बात हो, कुछ भीम संवाद टाइप चीज कार्यक्रम चलाया, मुख्य सचिव भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। तो कहने का वो सरकारी कार्यक्रम था लेकिन बेसिकली वो पार्टी का कार्यक्रम था। इसका मतलब ये होता है कि पार्टी में इतनी सलाहियत, इतना स्ट्रेंथ, इतनी ताकत या इतनी समझ नहीं है, या इतना उनके पास आप यूं कहें कि मेन पावर का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का रिसोर्स नहीं है कि वो अपने दम पर पार्टी के कार्यक्रम चला सके। वैसे भी चूंकि 20 साल पार्टी यह सत्ता में रही है, इसलिए यह संघर्ष सड़क से बिल्कुल दूर होती जा रही है। तो ये चौथा सबसे बड़ा वीकनेस, और यह कहा जाता है कि सदन का रास्ता सड़क से होकर गुजरता है। तो चूंकि 20 साल में जनता दल यूनाइटेड कभी सड़क पर नहीं गई, इस चीज को याद रखिए, चाहे वो आरजेडी के समर्थन से बनी हो या बीजेपी के समर्थन, कॉमन फैक्टर क्या रहा? तो जनता दल यूनाइटेड पावर में रही। तो इसके नाते न तो इनके वर्कर न तो इनके लीडर्स वो रोड पर उतर ही नहीं पा रहे हैं, और 20 साल में रोड पर उतरने की क्षमता, धूप, पानी और सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत इनकी जाती रही। तो ये चौथा सबसे बड़ा वीकनेस है और ये चुनाव में इनको बहुत भारी पड़ने वाला। और पांचवा और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, कदाचित जिस कारण से जदयू पावर में आई थी वही कारण अब इसके पतन की ओर इशारा कर रहा है। मैंने एक बार कहा था कि एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए
विश्व इतिहास, उनका नाम था डेविड थॉमसन। उन्होंने एक किताब में चर्चा की है कि अक्सर जिन कारणों से किसी का उत्थान होता है वही कारण उसके पतन का भी हो जाता है। तो जिस सुशासन के प्लैंक पर नीतीश कुमार आरजेडी के शासन को 2005 में सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया था, वो सुशासन का टैग नीतीश कुमार से हट। नीतीश कुमार के लगातार बदलते पॉलिटिकल एलिजियंस, इनके लगातार पार्टी छोड़कर अलायंस में जाने यानी पलटी मारने के कारण इनका नाम ही पलटू राम हो गया। हालांकि ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बहुत प्रचलित हो गया। आप गूगल कीजिए, पलटू राम लिखिए, नीतीश जी का नाम आ जाएगा। बल्कि आप गूगल करके पूछिए कि कौन एक कोई प्रमुख कारण बताइए जनता दल यूनाइटेड के वीकनेस का, तो वो बता देगा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता आज के तारीख में 100 के पैमाने में माइनस में चली गई। आम जनता में ये परसेप्शन आ गया कि इस व्यक्ति की कोई विश्वसनीयता नहीं, इसकी कोई अब प्रासंगिकता भी नहीं। इतने बार इन्होंने अलायंसेस बदले हैं, इतने बार उछल कूद किया है कि इनको पलटी मार लोग कहने लगे। और साथ ही इनका जो यूएसपी था सुशासन बाबू का, गुड गवर्नेंस का, वो विगत 5-7 साल में उसकी धज्जियां उड़ गई। अभी हाल में जिस प्रकार से पटना में एक पर एक ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं हुई, वो पारस हॉस्पिटल हत्याकांड हो या खेमका हत्याकांड, कितने हत्याकांड हुए, इसने नीतीश कुमार के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इनके गवर्नेंस के स्टाइल पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो ये जो पांचवा सब कारण है, ये पांचवा कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और कदाचित जो 4 कारणों की चर्चा मैंने की, उसमें तो यह पार्टी कुछ काम कर भी सकती है। और ये पांचों कारण के चलते हुआ क्या है कि इनका जो सोशल कॉम्बिनेशन था, सोशल इंजीनियरिंग का जो बेस था, वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो ये 5 प्रमुख कारण है जनता दल यूनाइटेड के, जिस पर इस पार्टी को काम करना चाहिए अगर इसको अपना परफॉर्मेंस 2025 के विधानसभा चुनाव में दोहराना है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, और आप इस वीडियो पर, हमारे इस कंटेंट पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप हमें जरूर लिखें। हमें आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया, आपके फीडबैक्स, इवन आपके आलोचना का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।